खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। राहुल गांधी के बाद सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी हुकूमत पर नुक्ताचीनी की है। केरल में रियासती कांग्रेस कमेटी को खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि नई हुकूमत बनने के बाद मुल्क में फिरकावाराना फसादात में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के दौर इख्तिदार में 600 से ज्यादा दंगे हुए हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि यह जानबूझकर सोसाइटी को बांटने के लिए किया जा रहा है। क्या सोनिया गांधी का यह बयान महज एक सियासी बयान है या फिर सचमुच मोदी के दौर इख्तिदार में मुल्क की साझी विरासत खतरे में है? क्या बीजेपी हुकूमत मुल्क में संघ का एजेंडा लागू कर रही है? इसके अलावा हम बात करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर दौरे के दौरान फौजियों से खिताब करते हुए पाकिस्तान की जमकर नुक्ताचीनी की। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के पास सीधी लड़ाई करने की ताकत नहीं रही, इसीलिए वो दहशतगर्दी के जरिए प्रॉक्सी वार चला रहा है। क्या पाकिस्तान दहशतगर्दी की आड़ ले रहा है या फिर हिंदुस्तान से दोस्ती के ख्वाहां नवाज शरीफ हुकूमत पाकिस्तानी फौज के सामने बेबस है? क्या मोदी हुकूमत वैली से दहशतगर्दी का खात्मा कर पाएगी? ऐसे ही चंद सवालात हैं। इन्हीं मौजूआत पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर जनाब सैयद फैसल अली साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा सोनिया गांधी ने जिस तरह से मोदी हुकूमत पर हमला किया है उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे हैं दिल्ली से कांग्रेस के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब और बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब भी। आप दोनों का खैर मकदम है। और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे जम्मू कश्मीर से भी चंद लीडरान। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नई हुकूमत बनने के बाद मुल्क में फिरकावाराना फसादात में इजाफा हुआ है। केरल में रियासती कांग्रेस कमेटी को खिताब करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत के छोटे से वक्फे में फिरकावाराना फसाद की कम से कम 600 वारदातें हुई हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को हैरानी हो रही है कि बीजेपी की हुकूमत आने के बाद अचानक ये सब क्यों हो रहा है। सोनिया गांधी ने कहा कि ये जानबूझकर सोसाइटी को बांटने के लिए किया जा रहा है। Incidents of communal violence, especially in some states of the north, like Uttar Pradesh, like Maharashtra, and some other states, have increased in the 11 weeks since the new government came to power. And it is something which is of great concern and worry to all of us. During the UPA government, UPA 1 and UPA 2, there were hardly any such incidents. But in a very short spell, we have had nothing less than 600 communal violence incidents in Uttar Pradesh and perhaps as many in Maharashtra. वहीं बीजेपी की हलीफ जमात शिवसेना ने कांग्रेस को ही फसाद का कारखाना करार दिया। कांग्रेस वाले हैं, ये सांप्रदायिक हिंसा के बादशाह है। आप अगर आंकड़े देखें, हम आंकड़े में नहीं जाना चाहते। कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता से गई है तब से इस देश का कम्युनल वायलेंस खत्म हुआ है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं। और उत्तर प्रदेश की घटना है जो चल रहे हैं उसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार नहीं है। वहां की सरकार कौन चला रहे हैं, वहां की हालत क्या है, सोनिया गांधी को समझना चाहिए। वो बात समझी नहीं, इसीलिए तो लोकसभा में उनके दल को प्रतिपक्ष का पद भी नहीं मिला है, नेता प्रतिपक्ष। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं बीजेपी लीडर विजय पाठक साहब। विजय पाठक साहब, आपको क्या लगता है सोनिया गांधी ने जो इल्जाम लगाया है कि 600 फसादात हुए, कहीं ना कहीं से ये वाकयात हुए हैं, फिर जो कम्युनल वायलेंस है, कम्युनल राइट्स हैं, वो यके बाद दिगरे देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश से, बिहार के कुछ इलाकों से, कुछ हल्के फुल्के मध्य प्रदेश, राजस्थान से। क्या लगता है आपको, क्या मोदी हुकूमत इन 2-2.5 महीनों में ऐसे वारदात को, ऐसे वाकयात को कंट्रोल करने में नाकाम रही है?
कि यह सही है कि उत्तर प्रदेश में 600 से ऊपर सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं और उन सांप्रदायिक घटनाओं को अखिलेश सरकार रोक पाने में नाकामयाब रही है। छोटी छोटी घटनाएं राज्य में बड़े विवाद का कारण बनती हैं, बड़े फसाद का कारण बन रही है। वो जो फसाद हो रहे हैं उनको रोक पाने में चूंकि सरकार की नीति और नीयत दोनों में खोट है, इसलिए ये संकट आ रहा है। रही बात केंद्र की सरकार पर आरोप लगाने और सोनिया गांधी जी कहने का, तो जो लोग बंटवारे की सियासत करते हैं उन्हें लगता होगा कि ये सारी परिस्थितियां हैं। आखिर फेडरल स्ट्रक्चर में कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उसके लिए मोदी सरकार कैसे दोषी होगी? जी जी, जिस उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ अभी वो केंद्र की सरकार का जी, लेकिन सोनिया गांधी का कहने का ये मतलब है कि जब से सेंटर में मोदी सरकार बनी है तब से मुल्क का माहौल कहीं ना कहीं से पोलराइज्ड हो गया है, इस वजह से ऐसी वारदातें हो रही हैं, कॉमनल राइट्स हो रहे हैं। अभी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के प्रयास के कारण एक झटका खाने के बावजूद कांग्रेस के लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा है बार बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की बात और वकालत क्यों करते हैं? क्यों जैसे चुनाव महाराष्ट्र में आता है ये मजहबी आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं, उत्तर प्रदेश में जब चुनाव आता है तो मजहबी आधार पर आरक्षण की वकालत करते हैं। आखिर मजहब और जाति और संप्रदाय में बांटकर देश की सियासत कब तक होगी? देश विकास चाहता है, देश प्रगति की ओर चाहता है। और अभी जब राहुल गांधी, अगर हमारा कहना है कि हम सरकार में हैं और बार बार कांग्रेस के लोग कहते हैं साहब महंगाई मोदी जी नहीं रोक पा रहे हैं, राहुल जी को महंगाई के मुद्दे पर सांप्रदायिकता पे कब तक कम्युनल विभाजन करके जी आपने ये मामला भी जायज उठाया है कि महंगाई का मामला भी बहुत बड़ा है, इस पर भी वेल में जाना चाहिए। मेरा ये कहना है जी जी हम सरकार में हैं और हम जवाब देने को तैयार हैं। जी आप विजय पाठक साहब आप फोन लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, उनसे जान सैयद फैसल अली साहब, जो विजय पाठक साहब फरमा रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि ध्रुवीकरण हुआ है या पोलराइज हुई है सोसाइटी नई सरकार बनने के बाद, और कांग्रेस जो है पार्लियामेंट में जब हंगामा करती है तो वो महंगाई के इशू पर क्यों हंगामा करती है? महाराष्ट्र में चुनाव करीब आ रहा है इसलिए वो इस तरह के इशू फिर से उठा रहे। आप एक सहाफी के तौर पर कैसे देख रहे हैं पूरे 2.5 महीने के सफर को मोदी सरकार के? देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि हिंदुस्तान में चाहे कुछ भी हो, सियासत हर चीज में होती है। हिंदुस्तान में लोगों की लाशों पे सियासत होती है, सांप्रदायिक दंगों के नाम पे सियासत होती है, भूख और रोटी के नाम पे सियासत होती है, तो अभी भी हो रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। विजय पाठक जी ने जो बात एक कही कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, 600 दंगे अगर उत्तर प्रदेश में हुए हैं तो वो स्टेट सब्जेक्ट है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और ये लगता है कि कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट इसको पूरी तरह से टैकल नहीं कर पा रही है, हैंडल नहीं कर पा रही है। ये अपनी जगह पे बिल्कुल एक सही बात है। दूसरी बात ये कि जो सोनिया गांधी कह रही है केरला में खड़ी होकर के, वो भी सही कह रही है कि कुछ ऐसा हुआ है। इसके लिए मैं बीजेपी को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं या मैं भारतीय जनता पार्टी को कटघरे में खड़े करने की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ ऐसा जरूर हो रहा है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक जो कॉम्युनल जो एक एंगल है, एक जो फ्लेयर है, वो कम्युनिटी में फैल रहा है। उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, चाहे वो प्रवीण तोगाड़िया का बयान हो, चाहे वो आरएसएस प्रमुख का बयान हो। कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जिससे कहीं ना कहीं ये जो उन्माद है या इसमें जो एक तरह की जो एक फीलिंग है वो कहीं ना कहीं है। और जब इस तरह की फीलिंग होती है, जिसको हम कहते हैं कि जब एटमॉस्फेयर चार्ज है तो उसमें एक छोटी सी चिंगारी भी लगती है तो आग भड़क उठती है। तो माहौल अभी चार्ज है। देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की इतनी बड़ी जीत हुई वो काबिले तारीफ है। एक जीत उनकी बहुत बड़ी हुई है, जीत उनकी हुई, लेकिन उसमें उसके बाद जो उनके कार्यकर्ता है, बहुत स्वाभाविक बात है, आप बीजेपी को जिम्मेदार भी नहीं ठहरा सकते हैं बहुत सारी चीजों के लिए, कि एक बहुत फितरी चीज है कि जब जीत होती है किसी पार्टी की तो उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो चार्ज रहते हैं, उनकी का जो मोरल है या उनका जो ये है एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। और हर तरह के कार्यकर्ता, हर तरह के लीडरान, हर तरह के लोग हर पार्टी में होते हैं। तो जब कोई बात होती है तो ये जो आजकल जो माहौल बना हुआ है, ये लोग बढ़ चढ़ करके चीजें बोलने लगते हैं या बढ़ चढ़ करके, लेकिन क्या ऐसा इल्जाम लगाते हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र और आग लगती है। जी महाराष्ट्र में इलेक्शन को देखते हुए सैयद फैसल अली साहब, कांग्रेस इस तरह के मामला को फिर से उठा रही है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, वहां पे इलेक्शन हो रहा है। अभी जब इलेक्शन नजदीक आएगा तो जैसा उन्होंने कहा कि मजहब के नाम पर रिजर्वेशन, पाठक जी कह रहे थे, बिल्कुल इस तरह की चीजें होती रहती है। लेकिन मैं पाठक जी को एक बात याद दिलाऊंगा कि हिंदुस्तान की आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो इनडायरेक्टली रिलीजन के ऊपर ही बेस्ड है। इस एक बात आप समझ लीजिए, पाठक जी सुन रहे होंगे, कि अगर एक आदमी रिजर्वेशन अवेल कर रहा है और वो हिंदू धर्म का है,
और उसकी स्थिति ऐसी है कि उसको रिजर्वेशन दिया गया, लेकिन जैसे ही वो हिंदू धर्म छोड़ करके वो ईसाई हो जाता है या मुसलमान हो जाता है, रिजर्वेशन उसको हटा दिया जाता है। तो इनडायरेक्टली वो रिजर्वेशन जो है वो रिलीजन बेस्ड है ही। तो ये एक बहुत बड़ी त्रुटि है जो लगता है कि शायद सरकार को इसको एड्रेस करना चाहिए। 65 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तीसरी बात ये कि जी, इस बीच हमारे साथ मनीष तिवारी कांग्रेस लीडर फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे। मनीष तिवारी साहब, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग मुसलसल ये आवाज उठा रहे हैं कि जब से मोदी सरकार बनी है मुसलसल दंगे हो रहे हैं, फिरका वाराना माहौल मुल्क का हो गया है, 600 से ज्यादा दंगे हो चुके हैं। और क्या वाकई, और बीजेपी का कहना है कि नहीं, ये स्टेट सब्जेक्ट है, किसी और मुद्दे पर आवाज उठानी चाहिए, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस को आवाज उठानी चाहिए, वो नहीं उठा रहे। महाराष्ट्र का इलेक्शन नजर में है, इसीलिए दंगों की बात हो रही है। देखिए, जब से ये सरकार बनी है पूरे मुल्क में एक धार्मिक ध्रुवीकरण का माहौल बना है, जिसके कारण सांप्रदायिक तनाव बढ़ा है। और खासकर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में तो ये साफ है कि आए दिन कहीं ना कहीं कोई सांप्रदायिक वारदात होती है। तो अगर कांग्रेस अध्यक्षा जी ने इसके बारे में देश को आगाह किया है और सभी राष्ट्रवादी और प्रगतिशील शक्तियों को कहा है कि सांप्रदायिकता का मुकाबला करना जरूरी है, तो ये एक बहुत ही समय से दी गई चुनौती है। जी जी जी, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। वो कुछ सवाल पूछना चाहेंगे आपसे। सैयद फैसल अली साहब, बात कीजिएगा। जी सैयद फैसल अली साहब। जी, मनीष तिवारी साहब से हमारा राब्ता टूट गया है। जैसे ही उनसे फिर से राब्ता होता है हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। विजय पाठक साहब, जो बात सैयद फैसल अली साहब कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से आपने अभी रिजर्वेशन की बात उठाई कि महाराष्ट्र में इलेक्शन करीब आते ही धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर इलेक्शन, रिजर्वेशन की बात उठा दी कांग्रेस ने। क्या लगता है जो बात सैयद फैसल अली साहब बोल रहे हैं कि पहले से जो रिजर्वेशन मिल रहे हैं वो भी तो धर्म की ही बुनियाद पर, मजहब की ही बुनियाद पर मिल रहे हैं, तब सरकार को नजर क्यों नहीं आता वो मामला? दोनों चीजों को मिलाइए मत। फैसल साहब ने दूसरी बात कही। फैसल साहब ने कहा कि इस पर बहस की जरूरत है। जी जी। पर चुनाव के समय, उत्तर प्रदेश में हो चाहे महाराष्ट्र के चुनाव हो, चुनाव के समय जो कांग्रेस एक दाव खेलती जी। और ध्रुवीकरण के नाम पर, कहीं न कहीं पोलराइजेशन के नाम पर वोट बैंक मानते हुए एक वर्ग विशेष की जब के लिए अपीजमेंट की घोषणाएं करती है तो समाज में इरिटेशन पैदा होता है। मेरा ये कहना है कि उनके शिक्षा का विकास हो, उनके रोजगार का विकास हो, उनके उन्नयन का विकास हो, देश की प्रगति में बराबर के वो भागीदार है। जी जी। उनको बराबर का भागीदार क्यों नहीं माना जाता है? क्यों नहीं उनकी आर्थिक उन्नति की बात की जाती है? क्यों नहीं उनके शैक्षिक उन्नति की बात की जाती है? क्यों नहीं उन्हें प्रगति के मूलधारा में ले आने की बात होती है? जो लोग केवल ध्रुवीकरण के नाम पर कि एक अपीजमेंट की बात करें और चुनाव के समय ये बात क्यों होती है? जी जी, आप ये बात आपकी बहुत दुरुस्त लग रही है सैयद फैसल साहब। वाकई अपीजमेंट की बात क्यों होती है? पार्लियामेंट में जब नरेंद्र मोदी पीएम जब वो दे रहे थे अपनी पहली स्पीच, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि बराबरी का, हम अपीजमेंट की बात नहीं कहेंगे, तुष्टीकरण की बात के नाते ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, उन्हें बराबर का हक मिलना चाहिए, चूंकि वो एजुकेशनली, इकोनॉमिकली पिछड़े हैं, उन्हें वो मौका मिलना चाहिए। तो क्या ये उम्मीद नहीं जगती है कि बगैर तुष्टीकरण, बगैर अपीजमेंट, बगैर किसी इस तरह की सियासत के सरकार एक नई पहल कर सकती है? देखिए, विजय पाठक जी ने एक बात बहुत अहम कही और उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए कि जब जब इलेक्शन आते हैं तो इस तरह की बातें क्यों उठती है, चाहे कांग्रेस उठाए, चाहे सपा और सोकॉल जो दूसरी सेक्युलर पार्टी है वो उठाए। ये एक बहुत पुराना 65 साल से रटा रटाया एक फॉर्मूला है, लेकिन मुझे ये लगता है कि पिछले इलेक्शन ने इस फॉर्मूले को रिजेक्ट कर दिया है। जनता में, लोगों में इतनी जागरूकता, इतनी अवेयरनेस आ गई है कि अब शायद वो इस चीजों में ना फंसे। लेकिन मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी हताश दिख रही है और वो हताशा में जिस तरह से मुस्लिम वोट उससे टूट करके अलग हुआ है, तो शायद उसको जोड़ने की भी कवायद है, वो सारी पार्टीज करती हैं, वो भी एक कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमानों का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन पिछले 60-65 साल में हुआ है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? जाहिर सी बात है कांग्रेस और उसकी पार्टी ही जिम्मेदार है, उसकी ही गवर्नमेंट ज्यादा रही है। हम इसके लिए बीजेपी या एनडीए गवर्नमेंट को उस तरह से जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन अभी देश में, हमेशा कहता हूं कि देश की सियासत ने एक नई करवट ली है, एक नया भारत हम उभरता हुआ देख रहे हैं। तो इसमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि अब नरेंद्र मोदी जो है वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, पूरे हिंदुस्तान के वजीर आजम हैं, तो वो एक तबका जो बहुत बड़ा तबका है, 18-20 करोड़ जिसकी आबादी है और बिल्कुल तय है कि वो पीछे छूट गया है, उसको कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाए और अपीजमेंट के नाम पर नहीं, इक्वल जिम्मेदारी और इक्वल जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो उसको प्रोवाइड की जाए और उसको पूरे तौर पे जो हिंदुस्तान की तरक्की है, हिंदुस्तान की डेवलपमेंट है, उसमें उसको हिस्सा मिले। जी, विजय पाठक साहब, क्या लगता है ये उम्मीद रखनी चाहिए जिस तरह की बात नरेंद्र मोदी साहब ने की, आप भी जो बात कर रहे हैं, क्या वाकई इस पर अमल होगा? सबको
बराबरी का हक है और बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। भारत की जो नई सरकार है वो इस ओर लगातार बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हर नागरिक के अधिकार समान हो, उसका भी उतना ही हिस्सा है देश की प्रगति में जितना दूसरे किसी व्यक्ति का है, और उसकी भी सामाजिक और आर्थिक उन्नति होनी चाहिए। इसके लिए योजना पूर्वक प्रयास हो और समाज को कहीं न कहीं हम सब मिलकर देश को अगर आगे ले जाएंगे तो देश आगे बढ़ेगा। यकीनन देश आगे बढ़ेगा और तमाम लोगों को बराबर मौका मिलना चाहिए, लेकिन इसके लिए शर्त है कि माहौल भी पुरअमन हो मुल्क में, रियासतों में, और कहीं और दंगा ना हो। दंगा अगर होता है तो इकोनॉमी बहुत पीछे जाती है उस शहर की। 30-40 साल वो शहर इकोनॉमिकली पीछे हो जाता है, तरक्की की राह में दौड़ में पीछे हो जाता है। इसलिए दंगा ना हो वो भी जरूरी है। इसके लिए भी मरकजी हुकूमत और रियासती हुकूमतें जिम्मेदार हैं कि वो दंगा न होने दे। बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक का वक्त हो गया। विजय पाठक साहब फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए। सईद फैसल अली साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और वहां उन्होंने फौजियों से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर जबरदस्त निशाना लगाया है। और नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के पास सीधी लड़ाई करने की ताकत नहीं रही, इसलिए वो दहशतगर्दी के जरिए प्रॉक्सी वार चला रहा है। क्या वाकई एक तरफ जो नवाज शरीफ है पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो हिंदुस्तान से दोस्ती की बात कहते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के वाकयात सामने आते हैं बॉर्डर पर, एलओसी पर। क्या वाकई संजीदा हैं नवाज शरीफ या वो मजबूर हैं वहां की फौज के आगे? इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ जम्मू कश्मीर से चंद मेहमान शामिल हो रहे होंगे। फौरन हाजिर होते हैं। केसर की बारिशें डूब चली रंग में इसके हम डूब चले। विमल में है कश्मीरी केसर जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। समय उद्यमी 2014 देश का सबसे बड़ा रीजनल एमएसएमई अवार्ड झारखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार के बाद अब आ रहा है राजस्थान में। राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों का सम्मान करने के लिए नामांकन के लिए लॉग ऑन करें samayudyami.samaylive.com पर। नामांकन की आखिरी तारीख 20 अगस्त 2014। प्रेजेंटेड बाय तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू। नॉलेज पार्टनर NSIC, इंडस्ट्री पार्टनर BSE SME, प्रिंट पार्टनर राष्ट्रीय सहारा, इंटरनेशनल टेलीकास्ट पार्टनर आलमी समय, A My Idea 100 इनिशिएटिव। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़रा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, और इस सेगमेंट में जम्मू कश्मीर से भी चंद मेहमान फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कश्मीर दौरे के दौरान फौजियों से खिताब करते हुए पाकिस्तान पर जबरदस्त निशाना लगाया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान के पास सीधी लड़ाई करने की ताकत नहीं रही, इसलिए वो दहशतगर्दी के जरिए प्रॉक्सी वार में लगा है। पीएम ने कहा कि हिंदुस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान जंग से ज्यादा दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कहा कि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए सभी मुल्क मुत्तहिद हों। करगिल ने जिस दिन जो आनंद उत्सव मनाया था वो आज भी मेरी आंखों के सामने है, और इसलिए करगिल के लोगों की देशभक्ति, भारत की रक्षा के लिए उनकी जागरूकता, ये पूरे देश को प्रेरणा देने वाली है। और मैं इस धरती को वंदन करता हूं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से पाकिस्तान को खबरदार करने पर कांग्रेस ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। पार्टी लीडर राशिद अलवी ने कहा कि प्यार और नफरत एक साथ नहीं की जाती। मैं आपको दोहरा रहा है, अटल जी लाहौर गए थे और पाकिस्तान कारगिल में पूरी दुश्मनी निभा रहा था, और पाकिस्तान फिर दोबारा आकर हमें चेतावनी देना चाहता है, हालात खराब कर रहा है,
हमारे 2 BSF के जवान जख्मी कर दिए हैं, तो पाकिस्तान अपना रास्ता बदलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री चुनाव से पहले जो कुछ कहते थे, आज पूरा देश इंतजार कर रहा है कि आप पाकिस्तान से कितनी सख्ती के साथ बात करते हैं। इस तरीके के वाकयात बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हमारा सब्र का पैमाना भर चुका है। हमारे साथ तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और श्रीनगर से फोन लाइन के जरिए हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन खालिद जहांगीर। आपका खैर मकदम है। और कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील साहब भी हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए। आपका भी खैर मकदम है। खालिद जहांगीर साहब, आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर में जाकर प्रॉक्सी वार की बात कर रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी, क्या आपको लगता है किस तरह का माहौल है? क्या वाकई पाकिस्तान के पर जो उन्होंने हमला करने की कोशिश की है जुबानी, क्या वाकई एक तरफ पाकिस्तान से बातचीत की, दोस्ती की बात हो रही है, सिक्योरिटी लेवल बातचीत होनी है, और उसके अलावा कहीं ना कहीं से हर तरह से ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश की जा रही है? उधर नवाज शरीफ भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ बेहतर ताल्लुकात की बात कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या उम्मीद करनी चाहिए? देखिए, पहले नाजरीन को मेरी तरफ से, कश्मीर की तरफ से सलाम। देखिए जी, मोदी, देखिए जी, प्रॉक्सी वार के मुताबिक अगर देखा जाए, यहाँ कश्मीर में 89 से प्रॉक्सी वार चल रहा है और ये स्पॉन्सर हो रहा है अक्रॉस द बॉर्डर से। और इसकी वजह से पूरी जो कश्मीरी नस्ल है, नौजवान है, पूरी वायलेंस में तबाह हो चुकी है। तो इसमें सबसे अच्छा एरा हमारा जो था जम्मू कश्मीर में, वो था वाजपेयी का गोल्डन एरिया। इट इज स्टिल ट्रीटेड एज अ गोल्डन एरिया, वाजपेयी की जो हुकूमत थी। तब उसके बाद जैसी कांग्रेस ने कारोबार संभाला, तब से पूरा जम्मू कश्मीर के अवाम भी दुखी हो चुके, न डेवलपमेंट हुआ न कुछ हुआ। सो दहशतगर्दी वाक़ात भी बढ़ गई। तो आज नरेंद्र मोदी साहब का ये बयान लद्दाख में जो आया है, सो इट्स अ स्टेट उन आतंकवादी ग्रुपों को की तरह निशाना बनाया है कि हम आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप जम्मू कश्मीर की तरफ देखोगे तो यहाँ से भी जवाब जी। खालिद जहांगीर साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे हमारे साथ। श्रीनगर से ही कांग्रेस लीडर अब्दुल गनी वकील साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल। अब्दुल गनी वकील साहब, आप क्या कहेंगे? बीजेपी, कहीं ना कहीं से बीजेपी लीडर खालिद जहांगीर साहब हैं जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है जम्मू एंड कश्मीर के, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत में कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है जिस तरह से दहशतगर्दी जम्मू कश्मीर में फैली है, और जिस प्रॉक्सी वार की बात पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, और प्रॉक्सी वार की वजह से जो दहशतगर्दी बढ़ी है, उसी के जरिए ज्यादा फौजी मारे जा रहे हैं, फौजी बॉर्डर पर नहीं मारे जा रहे हैं, जंग में नहीं मारे जा रहे हैं। देखिए, जो जहां तक इनका कहने का ताल्लुक है, ये बिल्कुल इसकी कोई बुनियाद नहीं है। मैं इनसे एक ही सवाल पूछूंगा, उस वक्त कौन प्राइम मिनिस्टर थे हमारे मुल्क के, जिस वक्त 2 दहशतगर्दों को कंदहार में फॉरेन मिनिस्टर बीजेपी ने हवाला किया पाकिस्तान को 2 दहशतगर्द, और उनके हवाले करने से रियासत जम्मू कश्मीर में टेररिज्म बढ़ गया, दहशतगर्दी बढ़ गया, सरेंडर कर दिया उस वक्त बीजेपी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के सामने। इसके बरक्स कांग्रेस ने जिस तरीके से पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार को, पाकिस्तान के जो हमले हैं, जिस तरीके से डट कर मुकाबला किया, वो तवारीख खुद बता सकती है। क्या ये कांग्रेस की हुकूमत नहीं थी जब 90,000 फौजियों ने हिंदुस्तान के फौज के सामने हथियार डाल दिए? क्या ये वो उस वक्त इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं थी? और ये क्या कहता है, इसको भी जी। लेकिन अब्दुल गनी वकील साहब, अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं से मुल्क में लंबे अरसे तक जम्मू कश्मीर में भी मोर और लेस कांग्रेस कहीं ना कहीं से हुकूमत में रही है, मरकज, या हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो क्या इसके लिए जो कुछ जम्मू कश्मीर में हुआ, जिस तरह से दहशतगर्दी या प्रॉक्सी वार पाकिस्तान का बढ़ा, क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार वाकई नहीं है? देखिए, ये तो कांग्रेस का, तो मैंने आपको बताया जिम्मेदार कौन है। जिम्मेदार जो प्रॉक्सी वार या जो टेररिज्म हुआ, उस वक्त उन ताकतों की जिम्मेदारी है जो क्रिमिनल फोर्सेस है मुल्क में, जिन्होंने पाकिस्तान को मौका दे दिया ऐसी हरकत करने का। बल्कि कांग्रेस को काफी जदोजहद करनी पड़ी, बल्कि हमेशा कांग्रेस जी दरमियान में एनडीए हुकूमत बहुत ज्यादा नहीं रही। जी। और पाकिस्तान को दिखाया और
हिंदुस्तान का जो विकार है, इज्जत है, अजमत है, इंटरनेशनली बढ़ा दिया, लिहाजा ये तो सवाल ही नहीं है। जी अब्दुल गनी वकील साहब, आप फोन लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब, उनसे जाने दें एक सहाफी के तौर पर। सैयद फैसल अली साहब, आप क्या कहेंगे? खालिद जहांगीर जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो कह रहे हैं, जम्मू कश्मीर के हैं, कि वो इसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस जिम्मेदार है, जिस तरह से प्रॉक्सी वार पाकिस्तान का सहारा ले रहा है और दहशतगर्दी बढ़ी है और फौजी ज्यादा मारे जा रहे हैं प्रॉक्सी वार की वजह से। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि पूरे तौर पे 65 साल में चूंकि मसला कश्मीर को पूरी तरह से एड्रेस नहीं किया जा सका, वहां पे एलिनेशन की फीलिंग आज भी है। वहां पे जिस तरह जो जाहिर सी बात ज्योग्राफिकली चूंकि वो बॉर्डर स्टेट है तो वहां ये मसला ज्यादा बड़ा है, इसलिए कि अक्रॉस द बॉर्डर जो सपोर्ट है पाकिस्तान का मिलिटेंसी को या वहां पे जो तहरीक चल रही है उसको, वो इसके लिए जिम्मेदार है। जाहिर सी बात है, इसको पूरे तौर पर हम लोगों को, सारे लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मसला कश्मीर को अभी तक हल नहीं किया जा सकता। इस पे सियासत ना हो कि किसने क्या किया, ये बात है। लेकिन जहां तक सवाल ये है कि प्रॉक्सी वॉर, ये भी बिल्कुल एक हकीकत है कि पाकिस्तान पूरे तौर पे प्रॉक्सी वॉर में मुलविस है, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर कर रहा है। लेकिन इस बात पे सोचना चाहिए खालिद साहब कि प्रॉक्सी वॉर अगर हो रही है, कश्मीर में उस तरह की चीजों की फरोग हो रही है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में उस तरह की जमीन तैयार है और जमीन को हम लोगों ने उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की है। वहां पर जमीन तैयार है, लोगों का जहन कहीं ना कहीं एक सेक्शन ऐसा है जिसको लगता है कि हिंदुस्तान ने उसके साथ ज्यादती की है और कहीं कहीं ये बात सही भी है, तो वो लोग उस बहकावे में आ जाते हैं जो प्रॉक्सी वॉर। इसमें मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, 47 से आज तक कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर के साथ वो गदर किया है कि ये उसी की सींची है। कांग्रेस पार्टी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली कश्मीरी के खून से हाथ रंगे हुए हैं। उनकी पॉलिसियों की वजह से, उनकी सब कुछ, राजीव गांधी, फारूक अब्दुल्ला की वजह से, जवाहरलाल नेहरू, शेख अब्दुल्ला की वजह से, फिर हमारे ऊपर अनफेयर इलेक्शन कराने की वजह से, आज तक अगर कश्मीर में फेयर इलेक्शन, वही बात कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी, खालिद जहांगीर साहब, खालिद साहब, मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि कश्मीर में, लेट मी स्पीक बिकॉज मैं वकील साहब की आवाज नहीं सुन पाया। कुछ परसेंटेज एलिमिनेट हुई है कश्मीर में, लेकिन उसकी सिर्फ वजह है कि खानदानी राज और कांग्रेस की इंटरनल हमारे मेट्रो में टांग अड़ाना। उन्होंने आज तक जो अपने उनके प्ले बॉयज हैं उनको सियासत में लाया है। कश्मीरी आज चेंज चाहते हैं, जैसे हिंदुस्तान में आज चेंज आई है कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। आज वही आशा हर किसी कश्मीरी नौजवानों में भी है कि ये खानदानी राज खत्म होगा और ठीक है, खानदानी राज खत्म होना चाहिए। लेकिन एक सवाल यहाँ पर जरूर पैदा होता है जी, इनका रोल खत्म होना चाहिए। जी जम्मू कश्मीर कांग्रेस मुक्त होना चाहिए जी, वो हमारे लिए बड़ी आजादी होगी जी, यकीनन बड़ी आजादी होगी। सैयद फैसल अली साहब, चूंकि नवाज शरीफ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, वो बार बार हिंदुस्तान से बेहतर ताल्लुकात की बात कहते हैं, दोस्ती की बात कहते हैं, और फिर प्रॉक्सी वार भी चल रहा है। क्या वो वाकई मजबूर हैं अपनी फौज के आगे कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं एलओसी पर जिस तरह की हरकतें होती हैं? देखिए, इसमें एक तो ये कि हमेशा हम लोग इस बात को बहुत ज्यादा आगे रख के बात करते हैं कि फौज पाकिस्तान की जो है वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन से बिल्कुल अलग है, वो और अपने तौर पर काम करती है। ये बात सही है बहुत हद तक, लेकिन सिर्फ ये मान लेना कि पाकिस्तान की फौज ही इसमें मुलविस होती है, पाकिस्तान की जो हसास इदारे हैं वही इस बात को फरोग देते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं कैसे सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की सिविलियन गवर्नमेंट का भी होता है। कश्मीर एक अहम मुद्दा पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के हसास इदारों के लिए है, और जाहिर सी बात है इस बात को मानने में, जैसा कि कह रहे हैं बीजेपी के लीडर, कि इस बात को मानना चाहिए कि कहीं ना कहीं ज्यादती 65 साल में हुई है और वो पूरे तरह से एड्रेस नहीं किया गया। उस बात को, जाहिर सी बात है, ये बात क्यों हम लोग समझते हैं कि पाकिस्तान वहां फूलों की टोकरी के बैठा रहेगा। जाहिर सी बात है वो मुल्क है जिससे हमारी 3 जंग हो चुकी है, अभी कारगिल भी हम लोगों ने देखा है, तो पूरे तौर पे वो एक एनिमी स्टेट के तौर पे देख रहे हैं। हम दोस्ती जरूर करना चाहते हैं, हम बातचीत जरूर करते हैं, लेकिन एक हकीकत यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान फ्रेंडली कंट्री नहीं है। जब एक फ्रेंडली कंट्री नहीं है तो इस तरह की चीजें बिल्कुल आम है, होती ही रहेंगी और ये होगा, उसको सामने रख के हमको तय करना चाहिए। लेकिन सबसे अहम मसला यह है कि कश्मीर में अगर आप बेहतर पेशरफ्त कीजिए, जिस तरह की बात कर रहे हैं बीजेपी के कि मोदी जी के आने के बाद वहां एक नई सोच आई है, लोगों में एक उम्मीद जमी है, मुझे नहीं पता वहां पे जमीनी हकीकत क्या है, लेकिन इतना बिल्कुल तय है कि मैंने जितना कश्मीर देखा है, कश्मीर में हिंदुस्तान की जो ज्यादतियां हैं उसको लेकर के काफी एक सोच है और लोगों में उसको लेकर गुस्सा है। जब तक उसको एड्रेस नहीं किया जाएगा, अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा और उनको नेशनल मेन स्ट्रीम जिसको कहते हैं उससे जोड़ने की कोशिश नहीं की जाएगी, ये प्रॉक्सी वॉर इसी तरह से चलती रहेगी और पाकिस्तान उसको हमेशा यानी
इसी का नतीजा है प्रॉक्सी वार। अब्दुल गनी वकील साहब, आप क्या कहेंगे? इन 65 सालों में कहीं ना कहीं से जो बात हो रही है कि जो जमीन तैयार हुई कि जम्मू कश्मीर की आवाम अपने आप को मेन स्ट्रीम से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर रही हिंदुस्तान के साथ, और जो जमीन तैयार हुई जिसका फायदा पाकिस्तान उठाता रहा है, नाजायज फायदा, क्या लगता है आपको उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? चूंकि सबसे ज्यादा वक्फे कांग्रेस ही हुकूमत में रही है मरकज में। ये कौन लोग थे जो इस वक्त दहशतगर्दी को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान में? अबू सईद, जिसको बीजेपी सरकार ने पाकिस्तान के हवाले कर दिया, और कांग्रेस जमात ने हमेशा से पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात पैदा करने की कोशिश, और इतना ही नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर में ये कांग्रेस का है रोल कि कांग्रेस ने पावर को तरजीह नहीं दी। ये कांग्रेस थी जिन्होंने प्लेबिससाइट को खत्म करके शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को मेन स्ट्रीम में लाया। ये कांग्रेस थी जिन्होंने कोशिश की हमेशा कि यहाँ तमाम लोग इकट्ठे हो जाएं। इवन हमारा कोशिश रही कि सेपरेटिस्ट जो है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो लीडर्स है, वो मेन स्ट्रीम में आए। प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने उस वक्त 5 जी, यानी तमाम अचीवमेंट के लिए आप कांग्रेस को ही जिम्मेदार मानते हैं कि अचीवमेंट्स कांग्रेस के खाते में है? सईद फैसल अली साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? कुछ आप क्या कहेंगे? मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूं कि जो जम्मू और कश्मीर की जो हालात हैं, जो कह रहे हैं कांग्रेस के लीडर, वो भी एक बहुत हद तक सही कह रहे हैं। और एक बात और भी ये हकीकत है कि कांग्रेस की सरकार पिछले सालों में, 65 सालों में, अगर कश्मीर के ऊपर बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाई और मसला अभी हल नहीं हुआ है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और अस्त वाली जो जनसंघ है वो भी जिम्मेदार है। जो फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे जुड़े हुए वो भी जिम्मेदार हैं। इसलिए कि जब कश्मीर में किसी तरह की कोई बात करने की कोशिश की जाती थी तो कांग्रेस की सरकार बैकफुट पे आ जाती है, इसलिए कि कहीं ना कहीं फिर वो उस मैटर को कश्मीरी मसला ना बनकर के हिंदू मुस्लिम मसला बना दिया जाता था। इस वजह से भी कश्मीर पे कोई पेशरफ्त नहीं हो पा रही। कांग्रेस कोई बैकफुट नहीं जीती है। कांग्रेस ने किसी को फांसी देनी थी, उन्हें दे दी। तो हम हमारे नजर में आज जम्मू कश्मीर को सबसे जो आज लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर को, वो चाहते हैं डेवलपमेंट। जी, यकीनन डेवलपमेंट चाहिए। मेन स्ट्रीम वहां के जम्मू कश्मीर के अवाम को मेन स्ट्रीम से जब तक नहीं जोड़ा जाएगा तब तक वहां जमीन तैयार, तब तक वहां के हालात नहीं बेहतर होंगे। डेवलपमेंट में उनको हिस्सा चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो पाकिस्तान को जमीन तैयार मिलेगी, उसी का वो नाजायज फायदा फिर से उठाएगा। यकीनी तौर पर वहां सबसे इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट और मेन स्ट्रीम से जोड़ना। गुफ्तगू को हम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वक्त की तंगी है। खालिद साहब और अब्दुल गनी वकील साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए श्रीनगर से बहुत बहुत शुक्रिया। सईद फैसल अली साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।